नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अरुणाचल प्रदेश में एयरगन समर्पण अभियान की शुरुआत। पर्यावरण और वन विभाग ने की वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत। वन्य जीवों की हत्या के दुष्प्रभावों पर जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार की है एक पहल। देश भर में मक्का के निर्यात में आया उछाल। मक्का का उत्पादन 300 लाख टन रहने का है अनुमान। वहीं ग्वारम के निर्यात में आई भारी गिरावट। इस साल देश में करीब 15 लाख टन ग्वार सीड के उत्पादन का है अनुमान। आंकड़ों के आकलन एग्वारनेट के मुताबिक देश भर में फसलों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ट्राइफेड ने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव प्रशासन के साथ किया समझौता। वन धन योजना के तहत ट्राइफेड आदिवासियों की आजीविका में सुधार लाने और आदिवासी सशक्तिकरण की दिशा में कर रहा है काम। मकसद वन उपज इकट्ठा करने वाले आदिवासियों को उचित पारिश्रमिक और उचित मूल्य प्रदान करना। और ईसा मसीह के फिर से जीवित होने की खुशी में पूरी दुनिया में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है ईस्टर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी ईस्टर की शुभकामनाएं। पोप फ्रांसिस ने विशेष प्रार्थना में जताई दुनिया से कोरोना महामारी के जल्द खत्म होने की उम्मीद। और हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। भारत सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर में 58,627 करोड़ रुपए लागत की लगभग 54 विकास परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। इनमें सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, कश्मीरी विस्थापितों के लिए पुनर्वास और कौशल विकास से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। 54 परियोजनाओं में से 20 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष 34 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर बुनियादी विकास वित्त निगम के अंतर्गत लगभग 1000 करोड़ रुपए लागत की 800 परियोजनाएं पहले ही पूरी कर चुका है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक्शन बेस्ड शोध पर केंद्रित शोध परियोजनाओं को शुरू करने के लिए शोध प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं, जिसका उद्देश्य शोध के माध्यम से प्राप्त होने वाले परिणामों को जमीनी स्तर पर लागू करके देश भर में होने वाली आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में सुधार किया जा सके। खाद्य एवं पोषण जैसे विभिन्न पहलुओं सहित महिलाओं एवं बच्चों के विकास और कल्याण से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में इन शोध परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। देश भर में बदलते मौसम के तहत किसानों को अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मौसम बदलने के साथ ही किसान अपनी खेती बाड़ी में क्या क्या रखें सावधानी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई कर लें। इसके साथ ही यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च और ककड़ी की रोपाई करें। जम्मू कश्मीर में मूंग और उड़द की बुआई कर लें। वहीं उत्तराखंड के किसान भी टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की बुआई जारी रखें। राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के किसान मूंग और उड़द की बुआई पूरी कर लें। इसके साथ ही यहाँ के किसान गेहूं और जौ की कटाई जारी रखें। पूर्वी राजस्थान में जीरा और धनिया की कटाई भी करते रहें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई भी पूरी कर लें। वहीं पंजाब के किसान मूंग की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही पंजाब में गन्ने की रोपाई कर लें। यहाँ के किसान मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च की रोपाई का काम भी पूरा कर लें। वहीं हरियाणा के किसान टमाटर की रोपाई का काम करें। इसके साथ ही हरियाणा के किसान खीरा और अन्य ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई करें। हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र में गन्ने की रोपाई कर सकते हैं किसान, साथ ही मूंग की बुआई भी करते रहें। इसके अलावा हरियाणा के किसान अभी के समय सरसों की कटाई कर लें। कटी उपज को सुरक्षित स्थान पर ही रखें ताकि फसल को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। सीताफल की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। इसे साल में 2 बार फरवरी मार्च और फिर जून जुलाई में बोया जाता है। सीताफल की खेती उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में मुख्य रूप से की जाती है।
सीताफल के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसकी कई उन्नत किस्में तैयार की हैं। पूसा विश्वास किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त है। इससे 1 हेक्टेयर में 400 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल हल्के भूरे रंग का और गोल होता है। इसका वजन करीब 5 किलो होता है। ये किस्म 120 दिन में पक जाती है। पूसा विकास दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए है। इससे 1 हेक्टेयर से 300 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसकी बेल थोड़ी छोटी यानी 2 से 2.5 मीटर तक की होती है। फल भी छोटा करीब 2 किलो का होता है। ये विटामिन ए से भरपूर है। पूसा हाइब्रिड 1 उत्तरी मैदानी भागों में उगाने के लिए सही है। इससे किसान 1 हेक्टेयर में 520 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। इसका फल चपटा गोल होता है, जिसका वजन 4.25 किलो तक हो सकता है। सीताफल की 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 6 से 8 किलो बीज पर्याप्त है। कतार से कतार की दूरी 120 सेंटीमीटर, जबकि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीताफल की बुआई करते समय ही 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 50 किलो पोटेशियम देना चाहिए। फूल आने पर लौकी की तरह ही 1% यूरिया का छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में 5-6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार से बचने के लिए फसल की 2 बार निराई करें। इसकी फसल पर लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। फसल को लाल कीड़े से बचाने के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का पड़ोसी जिला बाराबंकी कभी अफीम का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब देसी विदेशी फूलों की खेती की बेल्ट के रूप में भी जाना जाने लगा है। आखिर ये बदलाव कैसे हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये बाराबंकी जिले के किसान हैं। ये किसान परंपरागत खेती से हटकर सब्जियों के साथ गेंदा बिजली के फूलों की खेती भी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। बाराबंकी जिले के युवा किसान प्रमोद वर्मा स्नातक की पढ़ाई के बाद इस पेशे से जुड़े। इन्होंने बड़े पैमाने पर सब्जियों के साथ गेंदा और बिजली के फूलों की खेती के माध्यम से अपनी तकदीर बदल दी। मैं धान गेहूं की खेती पहले करता था, उसमें फ़ायदा बहुत कम होता था, नुकसान ज़्यादा होता था। उससे हट के मैंने उद्यान विभाग से संपर्क किया। वहाँ से हमें सब्जियों की खेती, फूलों की खेती के बारे में जानकारी मिली। तो हमने पहले सब्जी की खेती की, धीरे धीरे करके हमें फूल पौधों के बारे में जो है जानकारी मिली, उधर रुझान बढ़ता गया। अब मैं फूल की खेती, सब्जी की खेती, केले की खेती कई प्रकार की थोड़ी थोड़ी करके कर रहे हैं। उससे हमें फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। इस तरह से सभी किसान भाई अगर खेती करें तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होगा। अब की बार हमें जो है नया पौधा एक मिला है बिजली नाम का, वो उसमें उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है। प्रमोद वर्मा ने अपनी सब्जियों की खेती के साथ ही पिछले साल 2 बीघे में गेंदे के फूल की खेती की, जिसमें अच्छा खासा मुनाफा कमाया। इस बार क्षेत्रफल बढ़ाते हुए प्रमोद 1 एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं। प्रमोद जिले में युवा किसानों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। इनके द्वारा की जा रही सब्जियों और फूलों की खेती देखने के लिए दूसरे जिलों के भी किसान आ रहे हैं और देख रहे हैं किस तरीके से ये खेती करते हैं। बहुत अच्छी गेंदे की खेती इनके द्वारा की जा रही है। और प्रमोद वर्मा तो वैसे भी प्रगतिशील किसान हैं, आज से नहीं 20 साल से सब्जी की खेती कर रहे हैं। लेकिन इधर जो मैं परिवर्तन देख रहा हूँ कि फूलों की खेती की ओर इनका रुझान बढ़ा है। गेंदे की खेती कर रहे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और मैं देख रहा हूँ 1 एकड़ में इनके द्वारा गेंदे की खेती की जा रही है। और साथ ही साथ प्रमोद वर्मा द्वारा नई बिजली फ्लावर की खेती भी की जा रही है। प्रमोद जी ने बताया कि बहुत अच्छा मुनाफा इससे प्राप्त हो रहा है। सब्जियों और फूलों की खेती के बनिस्बत परंपरागत खेती में मुनाफा कम होता है। प्रगतिशील किसान ने जब बात समझी और उद्यान विभाग से संपर्क किया, जहां सब्जी और फूलों की खेती की जानकारी हासिल कर इस प्रयोग की शुरुआत की। वहीं किसान प्रमोद द्वारा की जा रही सब्जी और फूलों की खेती को देखने आए चिया सीड की खेती करने वाले प्रगतिशील किसान हरीश चंद ने इसकी सराहना की। मुझे पता चला कि प्रमोद जी एक बहुत अच्छे किसान हैं और सब्जियों की बहुत अच्छी खेती करते हैं। सब्जियों की खेती के बाद इन्होंने मुझे दिखाया गेंदे की खेती, जो कि जिससे कि मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। जैसा कि इन्होंने बताया कि गेंदे की खेती से मुनाफा 4 से 5 गुना बढ़ जाता है और इन्होंने लगभग 80 रुपये किलो तक भी गेंदे के फूल बेचे हैं। तो मुझे लगता है ये खेती जो है किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और मैं भी सोच रहा हूँ कि इस बार चल के मैं भी प्लान करूँ कि ये गेंदे के फूल लगाऊँ।
साथ में मैं देख रहा हूँ इन्होंने बिजली नाम के फूल लगाए हैं, वो भी बहुत ही इम्प्रेसिव है। इनकी खेती देख के मैं बहुत ही मोटिवेट हुआ कि ऐसी खेती करने से हमारे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है पारंपरिक फसलों से, और इससे जो है उनका सपना भी साकार हो सकता है। आज समय की मांग है किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए इस तरह के नवाचार और अनुभव प्रयोग करते रहें, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। जाहिर है इस तरह के प्रयोग दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजधानी दिल्ली में मंडियों के विकास और बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। दिल्ली के कृषि मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली के सभी एपीएमसी और कृषि विपणन बोर्ड के बजट को पारित किया गया। इस अवसर पर राय ने कहा कि शहर में मंडियों के विस्तार के लिए विस्तृत योजना पारित की गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद दिल्ली के सभी बाजारों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बैठक के दौरान दिल्ली के टिकरी खामपुर थोक मंडी के विकास के लिए 70 करोड़ रुपए, जबकि गाजीपुर फल मंडी के विकास के लिए 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा गाजीपुर पोल्ट्री बाजार के विकास के लिए 132 करोड़ रुपए और गाजीपुर फूल मंडी के लिए 100 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी गई। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए किसान समाचार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा। देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश में वन्य जीवों की रक्षा करने की दृष्टि से पर्यावरण और वन विभाग द्वारा एयरगन समर्पण अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान में औपचारिक रूप से 300 से अधिक बंदूकों को सौंपा गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री किरण रिजिजू और राज्य के पर्यावरण और वन मंत्री मामा नटुंग मौजूद रहे। यहाँ के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज परिसर में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय बाहर आए और अपनी एयरगन को सौंपा, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर पक्षियों का शिकार करने के लिए किया जाता है। यह अभियान शिकार को खत्म करने और वन्य जीवों की हत्या के दुष्प्रभावों पर जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार की एक पहल है। वन धन योजना के लिए एमएसपी के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है। ट्राइफेड ने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव प्रशासन के साथ समझौता किया। एएफपी योजना और वन धन योजना के लिए एमएसपी के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने किया करार। ट्राइफेड आदिवासियों की आजीविका में सुधार लाने और आदिवासी सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रहा है। इस समझौता ज्ञापन के तहत एमएसपी और एमएफपी के लिए विपणन तंत्र को केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए इस केंद्र शासित प्रदेश में एक वनधन विकास केंद्र स्थापित करने की योजना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एमएफपी के लिए एमएसपी एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य वन उपज इकट्ठा करने वाले आदिवासियों को उचित पारिश्रमिक और उचित मूल्य प्रदान करना है। वन उपज इकट्ठा करने वाले आदिवासियों को उचित मूल्य प्रदान किया गया है। यह उनकी कुल आय की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। इससे उनकी समग्र आय में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष आदिवासी अर्थव्यवस्था में 3000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। जनजातियों के लिए स्थायी आजीविका के निर्माण की सुविधा के लिए वनधन केंद्रों की स्थापना अहम है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र जहां सेब के उत्पादन के लिए विशेष पहचान रखते हैं, वहीं मैदानी इलाके विभिन्न फसलों की पैदावार के लिए जाने जाते हैं। हमीरपुर जिला के कोटला गांव के पुरुषोत्तम शर्मा ने विभिन्न फसलों के अलावा अब बाहरी राज्य के फल चीकू की खेती कर एक नई मिसाल पेश की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश सेब, आड़ू, नाशपाती और अन्य नकदी फसलों के लिए देश भर में अहम स्थान रखता है। कुछ ऐसे फल भी हैं जिनकी पैदावार हिमाचल में करना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए हमीरपुर जिला के कोटला निवासी पुरुषोत्तम शर्मा ने चीकू की सफल खेती कर एक मिसाल पेश की है। पुरुषोत्तम 15 साल पहले पंजाब के आदमपुर से चीकू के पौधे लाए, जिसमें से केवल एक पौधा कामयाब हुआ और आज वो पौधा चीकू की भरपूर फसल दे रहा है। मेरे को शौक था बागवानी का। मैं बाहर अंदर जहाँ भी जाता था, ट्राला था मेरे पास, तो दुकानदारी के काम से जब भी कहीं जाता था, कोई मेरे मतलब का पौधा मिलता था, मैं ले आता था। और जो कोई कलम करने वाले पौधे हैं कुछ, वो कलम भी मैं खुद करता हूँ। तो ये पौधा चीकू वाला पौधा जो है वो मैं लेके आया था आदमपुर पंजाब से। तो अब तो ये पौधा हो गया 15 साल का। और जब मैं इसमें 4-5 साल का हुआ था जब इसको फल लगना शुरू हो गया था। अब इसमें इतना फल लगता है कि ये इसकी जो डंडिंग है झोंक कर ज़मीन से लग जाती हैं। बाजार में इतना बड़ा फल चीकू का नहीं देखा है। चीकू भारत में अमेरिका के उष्णकटिबंधीय भाग से लाया गया था। भारत में यह फल मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। फिर भी पुरुषोत्तम शर्मा ने यहाँ चीकू के पौधे को कामयाब किया है, जिसमें परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हैं। चीकू का फल देखो जी बहुत बड़ा होता है और हमीरपुर ज़िले में ऐसा फल मैंने कहीं नहीं देखा है। जब फल लगते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं और शौक से हम इसको बांटते हैं, खाते हैं। कि हमारे जो पापा जी हैं, हमारे ससुर जी, उनका लगाया हुआ है पौधा। और हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में मैंने कहीं भी नहीं देखा कि ऐसा है कि चीकू का कोई भी पौधा लगा। कृषि व बागवानी के क्षेत्र में लोगों द्वारा किए जा रहे नए नए प्रयोग किसानों व बागवानों के लिए एक प्रेरणा बन रहे हैं और उन्हें इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब देखते हैं किसान कैसे करे धनिये की खेती और धनिये की खेती करते हुए किसान कौन कौन सी बातों का रखें ध्यान। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है।
पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दे। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और दुनिया के तमाम हिस्सों में आज ईस्टर मनाया जा रहा है। माना जाता है कि ईसा मसीह आज के दिन पुनर्जीवित हुए थे। दोबारा जिंदा होने के बाद उन्होंने अपने अनुयायियों को दर्शन दिए थे। ईस्टर के दिन लोग गिरजाघरों में एकत्रित होते हैं और प्रभु यीशु की याद करते हैं। यीशु के जीवित होने की खुशी में एक दूसरे को बधाई देते हैं और बाइबल पढ़ते हैं। इस अवसर पर आज चर्च में विशेष प्रार्थना सभा, गीतों और भजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गोवा के चर्चों में भी शनिवार की रात को ईस्टर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। चर्च में मिडनाइट मास का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस मौके पर देशवासियों को ईस्टर की शुभकामनाएं दी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर के मौके पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ईस्टर पर बधाई। इस दिन हम यीशु मसीह की पवित्र शिक्षाओं को याद करते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण पर उनका जोर दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। और अब बात करते हैं दांडी यात्रा की। दांडी यात्रा लगातार जारी है। वांस से धामन के लिए महात्मा गांधी 3 अप्रैल 1930 की सुबह निकले थे। गांधी जी के बताए मार्ग पर चलते हुए पदयात्री धामन तक पहुंच गए हैं। रास्ते से गुजरते हुए हर मोड़ पर पदयात्रियों का जोरदार स्वागत हो रहा है। खासकर महिलाएं, बच्चे और स्थानीय निवासी जाति और धर्म की दीवारों को मिटाकर पदयात्रियों का स्वागत कर रहे हैं। धामन में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पदयात्रियों के साथ जुड़कर नवसारी तक पैदल यात्रा की। 3 अप्रैल 1930 की सुबह महात्मा गांधी धामन के लिए सुबह निकले थे। दांडी यात्रा उसी मार्ग पर आगे बढ़ रही है। माहौल में गजब का उत्साह है। फूलों से सजाए गए पथ हैं। गांधी जी और भारत माता के वेश में बच्चे बच्चियां हैं। महिलाएं स्वागत में तैयार खड़ी फूलों की बारिश कर रही हैं। दूरी कम हो रही है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं। पद यात्रियों को ये एक गांधी बापू की संभावना के स्वरूप में ये रैली का आयोजन है, तो ये इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है और उसकी संभावना को, उसको ऐतिहासिक दिनों को याद करते हुए सब पदयात्रियों चलते हैं, तो उनके सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है। धामन में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग पदयात्रियों के साथ जुड़े और महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर नवसारी तक की यात्रा की। मुख्यमंत्री ने इस यात्रा को अपने जीवन की ऐतिहासिक यात्रा बताया और कहा कि पूज्य बापू के नक्शे कदम पर ये देश आगे बढ़ रहा है। मैं तो बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा ऐतिहासिक जगह में हम पहली बार आया हूँ, वो भी ऐतिहासिक समय में जो भारत स्वातंत्र के 75 सालों का जो शुरुआत है 2022 में हो रहा है, तो इसके लिए मेरे लिए मैं खुश नसीब हूँ। इसके लिए मैं केंद्र सरकार, भारत सरकार को और मैं गुजरात सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, सिक्किम सरकार की तरफ से और सिक्किम का सारा जनता की तरफ से। सिक्किम के मुख्यमंत्री के साथ सिक्किम राज्य के 6 केंद्रीय मंत्री, 11 विधायक और 1 सांसद के अलावा 45 छात्र भी साथ आए हैं। स्कूली बच्चे सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर फूलों की बारिश कर रहे हैं। बच्चे ड्रम बजा रहे हैं।
झूम रहे हैं। देर शाम तक गांधी जी के बताए पथ से आगे बढ़ते हुए दांडी मार्च पदयात्री नवसारी जिले के विजलपुर मटवाड़ गांव तक की यात्रा पूरी कर चुके हैं। और दांडी यात्रा के इसी समाचार के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।